जो भाजपा ने किया है, अगर ये अपने उस पे जो ये शामिल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे भाजपा ने अपनी जो 85 सीटें, कभी कभी कहते हैं 85 में 85 जीतेंगे, कितनी जीतेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर ये निश्चित है कि अब जो पहले 15 सीटें लूज़ किए थे ये कतई नहीं लूज़ करेंगे। तब भी आपको बता रहे हैं निश्चित सोनिया गांधी की सीट फंस गई, आजमगढ़ की फंस गई विपक्ष की, और अखिलेश के लिए सबसे बड़ा दांव होगा, क्योंकि ये लोग वास्तव में उत्प्रेरक हैं और ये ऐसे इन्होंने भाजपा ने ऐसे लोगों को ले रहे हैं जिनका आधार है। ये बहुत बड़े लीडर नहीं, मगर हर विधानसभा में इन लोगों का अपना आधार है। ये किसी के साथ प्लस हो जाएंगे, अगर जीरो भी हैं तो एक के साथ हो गए तो 10 हो जाएंगे। ये जिस तरह से बीजेपी धीरे धीरे सेल लगा रही तो अंदर से यूपी में बहुत मजबूत हो रही है। आज ये कहा जा सकता है कि बीजेपी 80 सीटों की ओर से आगे निकल चुकी है। अगर वो कहते हैं तो उनके दावे में सच्चाई है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मेगा प्लान बना रही है। इसी के तहत एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में क्षेत्रीय दलों के साथ ही साथ अब समाजवादी पार्टी और RLD को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्योंकि हाल ही फिलहाल में 3 क्षेत्रीय दलों का बीजेपी में शामिल होने की बात निकलकर सामने आई थी। अब 4 बड़े नेता जिनका ताल्लुक समाजवादी पार्टी और RLD से है, अब वो भी जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 24 जुलाई यानी कल का डेट दिया गया है जिस दिन बीजेपी में उन्हें शामिल कराया जा सकता है। ऐसे में ये एक बड़ा झटका बताया जा रहा है विपक्ष के गठबंधन के लिए भी। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, अभी जो है उत्तर प्रदेश में समीकरण बदल रहे हैं और अभी 4 बड़े नेता हैं जो कहा जा रहा है कि कल बीजेपी में शामिल होंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी ने क्या किया है कि उन्होंने देखा कि यूपी को कैसे हम करें, तो यूपी में उन्होंने अपनी बिसात इस तरह से बिछाई है कि पश्चिम में वो कुछ ज़िलों पे उनके खाते नहीं खुले थे, और पूरब में उसकी वजह थी कि पूरब में ख़ास तौर से मऊ, जौनपुर और आजमगढ़, इन सब जगह में चूँकि मुख्तार अंसारी का प्रभाव था। दूसरी बात, आजमगढ़ में यादव मुस्लिम ज़्यादा है और वहाँ पे, और जौनपुर में, मऊ में, यहाँ पर वो नहीं। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, देवरिया वगैरह इस उसमें क्या किया, राजभर को ले लिया। तो राजभर की वजह से वहाँ पे ये 5-6 सीटें लूज़ किए थे, उसका प्रभाव रायबरेली तक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 पश्चिम के, पूरब के ऐसे लीडर लिए हैं जो बहुत ज़्यादा वहाँ के मजबूत लीडर हैं, और उन लीडरों की ये पोजीशन है कि वो हमेशा वहाँ से जीतते रहे, वहाँ की मैच प्रभावित करते रहे। सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में इस समय कुर्मी छत्री जो है अच्छी पॉपुलेशन में, उसमें का सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव है तो सुषमा पटेल का। सुषमा पटेल पूर्वांचल में ऐसी लीडर्स हैं जो ओम प्रकाश सिंह जो भाजपा में थे कुर्मी छत्री समाज से, और दूसरा जो पटेल साहब थे अपना दल के, उनके बाद ये तीसरी लीडर आई हैं जिनका हर गांव में कुर्मी छत्रियों से डायरेक्ट संबंध है, किसी के यहाँ शादी विवाह में जाना पहुंचना। दूसरा, सुषमा पटेल का क्या है, 222 में जौनपुर के मरियावा सीट से वो चुनाव भी लड़ी थी। वो सपा में मुगड़ा बादशाहतपुर से भी बसपा की विधायक रही, और पूर्वांचल की कुर्मी वोट में उनका इतनी ज़बरदस्त पकड़ है, इतनी ज़बरदस्त पकड़ है उनकी। जब जब रैली हुई, जब उन्होंने बसपा के साथ रैली की थी तो बहुत बड़ी तादाद पे कुर्मी छत्री इकट्ठा हुए थे। इसके पहले जब सपा, उसका असर ये पड़ा था कि भाजपा इधर लोकसभा में पहले बीजेपी की सीटें ज़्यादा थीं, इधर कम हुई, और सपा की 5 ही रही हैं, बसपा की 10 हो गई तथा 1 कांग्रेस जीत गई। उसकी वजह यही रही थी कि पटेल मतदाता और राजभर, इन्होंने दोनों चीज़ें ये अपनी पैरेलल और ठीक कर ली। दूसरा, जौनपुर के सीट पे जो है वहाँ पर भी हारे थे, वहाँ पर भी इन्होंने इनको ला करके, तो आज की डेट में ये आजमगढ़ भी अब निकाल लेंगे, जौनपुर भी निकाल लेंगे, और वहाँ से जो 2 सीटें और रह गई देवरिया, उसकी वो भी निकाल लेंगे। शायद संभवतः राजभर से 1 सीट का समझौता हुआ और 1 सीट का इनका समझौता। तो पूर्वांचल की जो सीटें हैं उसमें रायबरेली में भी बीजेपी मजबूत हो गई, क्योंकि कुर्मी छत्री वहाँ बहुत है। इधर ये मैडम आ गई पटेल, इनका इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इतनी अधिक रिस्पेक्ट है कि पूछिए नहीं कुर्मी छत्री समाज में। दूसरा क्या है, जगदीश सोनकर जी हैं,
जगदीश सोनकर का वहाँ दलितों में बैकवर्ड उसमें बहुत अच्छी पोजीशन। वो 4 बार जौनपुर से विधायक रहे हैं, 4 बार विधायक रहे। 2017 में मछली शहर से विधायक रहे, 2022 में वो उससे वहीं की एक सीट से और लड़े थे। तो आप समझ लीजिए कि जौनपुर जो ये जौनपुर आजमगढ़ ये कभी जीत नहीं सकते थे, और रायबरेली उसको इन्होंने मजबूत कर लिया है। और मजबूत क्या किया था, उधर राजभर किए, इधर दारा सिंह के आने के बाद भैया इधर एक कुर्मी छत्री ये आ गई, और खटिक समाज और दलित समाज। जगदीश सोनकर का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं, 4 बार वो जौनपुर से जब जीते हैं तो बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। और उनको जिताने के लिए, उनको हराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री आए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री आए, बीजेपी के प्रधानमंत्री आए, उसके बावजूद भी जगदीश सोनकर का अपना एक दलितों में वो था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, पूर्वांचल में एक कमज़ोर पड़ रहे थे, तो पूर्वांचल में एक जात है सैनी जात, जिसके बारे में आपको बता दें कि राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज मज़े की पॉपुलेशन में, मगर पॉलिटिकल रूप से जागरूक नहीं है। ये अच्छे मध्यम श्रेणी के लोग हैं, और बेहद सबसे बड़ी बात ये क्रिमिनल उस पर नहीं है, और इस जाति का अब एकता हुई है और अच्छी पावर। राजस्थान में इनका बहुत बड़ा बहुमत है। सैनी समाज भाजपा में पूर्ण उसमें नहीं था। ये सैनी समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं साहेब सिंह सैनी। साहेब सिंह सैनी की पोजीशन ये, साहेब सिंह सैनी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक समय बसपा जीती थी उसकी वजह यही थी। दूसरा क्या है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से ये आते हैं, इसके अलावा वहीं पे ये आरएलडी में भी रहे और बसपा से भी रहे हैं और सांसद रहे हैं। दूसरा राजपाल सैनी जी हैं, जो 2022 से आरएलडी के खतौनी विधानसभा से एमएलए का चुनाव बहुत मामूली अंतर से हारे थे। तो इनके जाने से क्या गए, ये दोनों सैनी गए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सैनी का जो पॉपुलेशन है हर विधानसभा में वो 10% से लेके 25% तक है। अगर ये वोट जो था सपा को जाता था, अगर मान लीजिए कहीं भी सपा को 30% है और बीजेपी को 20% है, तो होगा क्या, बीजेपी 30% में आ जाएगी और सपा 30 से 20 आ जाएगी और ये जीत जाएंगे। क्योंकि सैनी समाज इस समय टोटल यूनाइट होकर के जाता है। तो जो भाजपा ने किया है, अगर ये अपने उस पर जो ये शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भाजपा ने अपनी जो 85 सीटें, कभी कभी कहते हैं 85 में 85 जीतेंगे, कितनी जीतेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर ये निश्चित है कि अब जो पहले 15 सीटें लूज़ किए थे ये कतई नहीं लूज़ करेंगे। आजमगढ़ हमेशा हारते थे, नेक टू नेक फाइट करेंगे, जौनपुर नेक टू नेक फाइट करेंगे, और निश्चित तौर पे रायबरेली नेक टू नेक फाइट करेंगे, और इसमें से निश्चित तौर पे काफ़ी सीटें जीतेंगे। 1-2 सीटें लूज़ कर सकते हैं, चूँकि जैसे सोनिया गांधी है तो उनके साथ पूरा कांग्रेस का तंत्र लगेगा, उनको सपा भी अंदर से जिताती, बसपा भी जिताती, मगर तब भी आपको बता रहे हैं निश्चित सोनिया गांधी की सीट फंस गई, आजमगढ़ की फंस गई विपक्ष की, और अखिलेश के लिए सबसे बड़ा दांव होगा, क्योंकि ये लोग वास्तव में उत्प्रेरक हैं, और ये ऐसे इन्होंने भाजपा ने ऐसे लोगों को ले रहे हैं जिनका आधार है। ये बहुत बड़े लीडर नहीं, मगर हर विधानसभा में इन लोगों का अपना आधार है। ये किसी के साथ प्लस हो जाएंगे, अगर 0 भी हैं तो 1 के साथ हो गए तो 10 हो जाएंगे। यही राजभर की पोजीशन थी। जिस तरह से बीजेपी धीरे धीरे सेल लगा रही, तो अंदर से यूपी में बहुत मजबूत हो रही है। आज ये कहा जा सकता है कि बीजेपी 80 सीटों की ओर से आगे निकल चुकी है। अगर वो कहते हैं तो उनके दावे में सच्चाई है। दूसरा क्या है, विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा, चूँकि आरएलडी में क्या है, जाट और सैनी है। अगर सैनी हटा तो आप समझ लिए जाट के बल पर अजीत सिंह जीत नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अजीत सिंह के साथ इस समय टोटल जाट नहीं, भाजपा ने क्या किया है, भाजपा का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष जाट, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष जाट, उत्तर प्रदेश का भूपेंद्र सिंह जाट। तो भाजपा ने इस दुखती हुई रग को, जो जाट लोगों को इधर इतना ज़बरदस्त मैनेज किया है, इतना ज़बरदस्त मैनेज किया कि जाटों में कहीं नाराज़गी तो दूर हो गई। अच्छा, जाट का है क्या कि जाट बीजेपी के अगेंस्ट में वोटिंग के दौरान कभी नहीं आता, ये एक सबसे बड़ी बात है। कई बार ऐसा हुआ है कि जाट मतदाताओं से अच्छे इनकी समीकरण न होने के बावजूद भी एंड टाइम पे जाट बीजेपी को फेवर कर जाता है, और फेवर करने की वजह है कि जाट बाद में कह देता चूँकि हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये हिंदुओं की रक्षा करते हैं,
इसलिए हमारी मजबूरी है, ये आखिरी में होता है। यही पोजीशन खटीक समाज की भी है, सोनकर भी है। ऐसा कहा जाता है कि सोनकर समाज भी मतदान भाजपा के फेवर में करता है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से इस वक्त ये 4 बड़े नेता को लेकर ये जो खबर आ रही है बीजेपी में शामिल होने के लिए, ये एक बड़ा झटका तो है ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए, साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन के लिए भी एक बड़ा झटका है, जो लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव के तरफ अपना फोकस केंद्रित किए हुए हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिए। धन्यवाद।